फोकस इंडिया ग्रुप के मैनेजिंग ट्रस्टी तुषार माहेश्वरी जी और इस पूरी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे राज्यों के कृषि विशेषज्ञ, स्टार्टअप और हमारे युवा साथीगण। आज मैं इस अवसर पर आप सब से रूबरू होकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और आप सब लोगों से मिलने का ये मौका मेरे जीवन में उपलब्ध कराया। आज हम सब कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और इसीलिए आज ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हो रहा है। कोरोना वायरस का संकट तो है, लेकिन इस संकट को जब गौर से देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इस संकट ने हमारे जीवन को ही बदल दिया है। आज सामाजिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश में अगर किसी से बात कर रहे हैं तो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम अपनाया जा रहा है और दुनिया में भी अगर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से चर्चा हो रही है तो भी यही मार्ग अपनाया जा रहा है। यह मार्ग समय अनुकूल है और निश्चित रूप से आवश्यक भी है। अभी आप सबने अनुभव किया होगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस था। पंचायती राज दिवस के दिन हम लोग एक मैदानी कार्यक्रम करते थे जिसमें 1 लाख से अधिक सरपंच उपस्थित रहते थे। लेकिन इस बार 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस यह लॉकडाउन के बीच में आया, इसलिए मोदी जी ने 2,60,000 से अधिक सरपंच, राज्यों के मंत्रीगण, सचिवगण, जिला पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत के ऐसे लाखों बंधुओं से डिजिटली चर्चा की, उनकी बात को भी सुना, लॉन्च किया। डिजिटलाइजेशन निश्चित रूप से जीवन में जरूरी भी है और यह समय की मांग भी है। कम समय में अधिक काम, फिजिकल डिस्टेंस को बनाए रखने की दृष्टि से यह इस आवश्यकता को भी पूर्ण करता है और डिजिटलाइजेशन पारदर्शिता को भी बढ़ाने में मददगार होता है। आप सबने अनुभव किया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में काम संभालने के बाद कई ऐसी चीजों पर बल दिया जो देखने में तो छोटी छोटी लगती थी। उस समय कुछ लोग उसका उपहास भी उड़ाते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वही छोटी छोटी चीजें देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आज जनधन अकाउंट के माध्यम से 20 करोड़ 40 लाख महिलाओं को अगर उनके खातों में 10,200 करोड़ रुपया सरकार भेजती है तो यह अपने आप में एक उदाहरण है। 9 करोड़ 34 लाख लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रति वर्ष 6,000 रुपया 2-2 हजार की 3 किस्तों को भेजते हैं, जिसमें इस बार हम लोगों ने 9 करोड़ 34 लाख लोगों को यह पहली किस्त भेजी अप्रैल माह में। यह 17,876 करोड़ की है। इतनी बड़ी राशि का लेन देन इतनी बड़ी आबादी में होता है डीबीटी के माध्यम से। न कोई बिचौलिया है, ना कोई दलाल है और अब यह कहावत भी समाप्त हो गई है क्योंकि डीबीटी के माध्यम से यह सुनिश्चित हो सका है कि अगर हम
₹1 भेजते हैं तो पूरा का पूरा ₹1 हितग्राही के खाते में जाता है। तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस का संकट तो है, लेकिन इस संकट का हमें अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है और अपने जीवन को इस अवस्था में हम कैसे सुगम बना सकते हैं, कैसे हम अपने काम को कर सकते हैं, कैसे देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं, यह एक प्रकार का निश्चित रूप से नया अनुभव है। आदरणीय मोदी जी द्वारा कही गई बात को मैं इस समय आप सबके बीच रखना प्रासंगिक समझता हूँ। आज विश्व एक नए बिजनेस मॉडल की तलाश में है और भारत अपने नवोन्मेषी उत्साह के लिए विख्यात है और इसमें युवाओं की भूमिका निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के युवा नई कार्य संस्कृति प्रदान करते हुए विश्व में अग्रणी भूमिका निभा सकने में समर्थ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 5 नए सूत्र हम सभी लोगों को बताए हैं, जिन्हें उनकी परिकल्पना के अनुसार नए बिजनेस व कार्य संस्कृति को निम्नलिखित गोल्स के आधार पर नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है और कोविड-19 की समाप्ति के पश्चात ये सभी विश्व में किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए अनिवार्य घटक बन जाएंगे। अडेप्टेबिलिटी ये पहला सूत्र है। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे कारोबार और जीवन शैली के मॉडल्स के बारे में सोचा जाए जो आसानी से सुलभ हो। ऐसा करने का आशय यह होगा कि संकट काल में भी हमारे कार्यालय, कारोबार, व्यापार और किसी प्रकार के नुकसान के बिना त्वरित गति से बढ़ सकेंगे। डिजिटल भुगतान को अपनाना इस अनुकूलनशीलता का प्रमुख उदाहरण है। बड़ी छोटी दुकान के मालिकों को डिजिटल साधनों में निवेश करना चाहिए जो विशेष संकट काल में व्यापार को जोड़े रखते हैं। भारत पहले ही डिजिटल लेन देन में उत्साहजनक वृद्धि का गवाह बन गया है। एक अन्य उदाहरण टेलीमेडिसिन का है। हम पहले से ही क्लिनिक या अस्पताल में बिना जाए परामर्श देते हुए देख रहे हैं। टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने में मददगार सिद्ध हो सके, इस दिशा में हम सब लोगों को सोचकर आगे बढ़ने की आज समय की जरूरत है। दूसरा सूत्र है एफिशिएंसी। शायद मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब हम इस बारे में फिर से सोच विचार करें कि कुशल होने से हमारा आशय क्या है। कुशलता केवल कार्यालय में बिताने वाला समय नहीं हो सकती। हमें ऐसे मॉडल्स के बारे में सोचना होगा जहां उत्पादकता और कुशलता उपस्थिति के प्रयास से ज़्यादा मायने रखती है। कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने पर आज बल दिए जाने की आवश्यकता भी हम सब लोगों को महसूस होती है। समावेशिता, इंक्लूसिविटी, ये तीसरा सूत्र है। हम क्या ऐसे बिजनेस मॉडल विकसित कर सकते हैं जो गरीब, सबसे कमजोर लोगों व साथ ही साथ हमारे ग्रह की देखरेख को प्रमुखता देते हैं। हमने जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। प्रगति महान है, यह दर्शाते हुए हमारे समक्ष अपनी भव्यता को प्रदर्शित किया है। आज देखिए, यह सिद्ध हो रहा है कि जब मानवीय गतिविधियां धीमी पड़ जाएं, तो प्रकृति कैसे फल फूल सकती है। और आज हम देख रहे हैं पर्यावरण की शुद्धता बढ़ रही है, प्रकृति की शुद्धता बढ़ रही है, पशु पक्षी आराम का जीवन जी रहे हैं।
ये क्यों संभव हो सका? क्योंकि लॉकडाउन है, दुनिया भर में मानव की जो गतिविधि की रफ्तार है वह धीमी पड़ गई है। भविष्य में हमारे ग्रह पर कम प्रभाव छोड़ने वाली प्रौद्योगिकियां और पद्धतियों को विकसित करना इस समय महत्वपूर्ण होगा। थोड़े साधनों के साथ ज़्यादा कार्य कीजिए, यह समय की आवश्यकता है। कोविड-19 ने हमें एहसास कराया है, स्वास्थ्य समाधानों पर कम लागत पर व बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। हम मानव के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। हमें किसी भी तरह के हालात में हमारे किसानों की सूचना, मशीनरी और मंडियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नए नवाचारों पर निवेश करना चाहिए, ताकि हमारे नागरिकों की आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच संभव हो सके और किसान को भी अपने उत्पादन का वाजिब दाम मिल सके। चौथा सूत्र है अपॉर्चुनिटी। हर संकट के समय एक अवसर मिलता है। जरूरत है कि हम इस संकट को कैसे पहचानते हैं और इस संकट को अवसर में कैसे बदलते हैं। आज अगर कोरोना वायरस का संकट है, तो संकट के कारण असुविधा भी है, परेशानी भी है, गतिविधि भी थमी हुई है, लेकिन इस अवस्था को अवसर में बदलने की क्षमता भी भारतवर्ष के नौजवानों में और नागरिकों में मौजूद है। कोविड-19 भी अपवाद नहीं है। हम इस बात का आकलन करें कि अब किस तरह से नए अवसर और विकास के क्षेत्र उभर सकते हैं। कोविड के पश्चात विश्व में अनुसरण के बजाय भारत को मौजूदा परिपाटियों से आगे बढ़ना चाहिए। हम इस बात पर विचार करें कि ऐसा करने से हमारी जनता, हमारे कौशल, हमारी मूल क्षमताओं का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इस दिशा में सोचना निश्चित रूप से हम सबके लिए आज जरूरी हो गया है। पांचवा सूत्र है यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमवाद। कोविड-19 पार करने से पहले जाति, धर्म, रंग, संप्रदाय, भाषा या सीमा को नहीं देखता। इस संकट के बाद हमारी प्रतिक्रिया और आचरण एकता और भाईचारे को प्रमुखता देने वाला होना चाहिए। इस संकट की घड़ी में हम सब एक हैं। इतिहास की पिछली घटनाओं के विपरीत जब देश या समाज ने एक दूसरे के साथ टकराव किया, भविष्य मैत्री और लचीलेपन से संबंधित होगा। भारत अगले प्रमुख विचारों की प्रासंगिकता व उनका इस्तेमाल करेगा। उनमें भारत में ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की योग्यता होनी चाहिए। लॉजिस्टिक को पहले फिजिकल अवसंरचना, सड़कों, गोदामों, बंदरगाहों की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन इन दिनों लॉजिस्टिक विशेषज्ञ आराम से घर बैठकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। भारत कोविड-19 के पश्चात विश्व में फिजिकल और वर्चुअल के सही मिश्रण के साथ जटिल, आधुनिक, बहुराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है। इस संभावना की ओर हम सबको आगे बढ़कर तलाशने की आवश्यकता है। इन सब के मद्देनजर मैं मानता हूं कि परंपरागत खेती के साथ आज नई प्रौद्योगिकी और ऑटोमेशन की आवश्यकता है। निवेशकों की कृषि क्षेत्रों से अपेक्षाएं हैं, उत्पादकता बढ़ना चाहिए, उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए, साथ ही निर्यात भी बढ़ना चाहिए। विश्व में अन्य क्षेत्रों की तरह खेती किसानी में भी तेजी से बदलाव देखा जा रहा है, जिसके लिए आप सब लोगों को तैयार रहना होगा। किसानों के सशक्तिकरण, उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन के खर्च में कटौती करने तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के साथ हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है। इसके लिए सरकार नई नई योजनाओं को सर्वाधिक छूट कृषि क्षेत्र और गांव के क्षेत्र को दी है, जिससे कृषि की
और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की आंच न आए। कृषि में अपना भविष्य बनाने की बारे में सोच रहे युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि वे आएँ, उनका स्वागत है। यहाँ बहुत अच्छे अवसर हैं, वे ज़रूर सफल होंगे। मौजूदा स्थिति में किसी को घबराने की नहीं, बल्कि सावधानी और सतर्कता के साथ काम करने की आवश्यकता है। अनेक गतिविधियाँ एकदम प्रभावित हो गई, लेकिन कृषि का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, एक तरफ लोग कह रहे हैं मजदूरों की कमी है, एक तरफ लोग कह रहे हैं आवाजाही बंद है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए किसान की ताकत एक ऐसी ताकत है कि सबके रहते हुए भी किसान ने दलहन और तिलहन की कटाई को पूरा किया और गेहूं की कटाई भी 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। सरकार ने छूट दी, यह क्षेत्र संचालित रहना चाहिए, इसलिए आज उपार्जन का काम भी हो रहा है। खरीफ की दृष्टि से भी हम लोगों ने 16 अप्रैल को खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सभी राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे। सब राज्यों की कठिनाई को सुना, उनके सुझाव को सुना और आज प्रचुर मात्रा में देश के पास मौजूद है। किसान आगे बढ़ रहे हैं और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें हैं, उनकी बुवाई गत वर्ष की तुलना में इस बार 36% से अधिक हुई है। इस बार इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी फसल अच्छी है और मुझे आशा है कि अगले बार जिस प्रकार की मौसम विभाग की सूचना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अगली फसल भी बहुत अच्छी आएगी और इसलिए जो नए नौजवान कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो उनको उत्साह से आना चाहिए। आप जब खेती के क्षेत्र में आएंगे तो नए-नए इनोवेशन होंगे, नई तकनीक से खेती को जोड़ेंगे, समय भी कम लगेगा, लागत भी कम लगेगी और बचत भी अधिक हो सकेगी। इसलिए आप सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आप सब लोगों को यह अनुरोध करना चाहता हूँ, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आरोग्य सेतु ऐप को हम सब लोगों को डाउनलोड खुद भी करना चाहिए और बाकी लोगों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे आने वाले कल में इस संक्रमण से हम स्वयं भी बच सकें और लोगों को भी बचा सकें। तुषार भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।